सिंपल मॉलिक्यूल में हम आ गए, है ना। अब हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स है, अब उससे ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करना है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करना है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो, कौन कौन से मॉलिक्यूल है वो, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड। कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ठीक। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है ये। और जब हम क्यों करते हैं ऐसा, कोई बताएगा मुझे क्यों करते हैं हम ऐसा, ये काम क्यों किया जाता है हमारी बॉडी में, है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये ब्रेकडाउन होता है। बैठिए। और जब ये ब्रेकडाउन होता है तो इसके फलस्वरूप कोई बाय प्रोडक्ट बनता है क्या, कौन है, एटीपी बाय प्रोडक्ट है, कोई बाय प्रोडक्ट बनता है बच्चों। यस सर, यस सर। ये बच्चा कह रहा है एटीपी, क्या सही है ये तो मेन प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के अंदर बनी है, कैटाबोलिक एक्टिविटीज के द्वारा बनी, तो क्या शरीर के भीतर ही रखे या बाहर भेजे इसे, शरीर के बाहर। अब एक बात तो क्लियर हुई कि भाई हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स को वो इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देती है, और जब ब्रेक डाउन कर देती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे बॉडी से बाहर करना जरूरी है, ठीक है। अब आता है ब्रीदिंग। देन व्हाट इज ब्रीदिंग, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ब्रीदिंग की डेफिनेशन। 1 2, 2 बच्चों ने हाथ खड़े किए, 3 4 5 ने, हाँ वो बच्ची बताए। एक्सचेंज ऑफ, नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो ब्रीदिंग नहीं है, उन गैस के नाम तो बताने पड़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 with produced by catabolic atom is known as breathing। क्लियर, ब्रीदिंग होने के लिए जरूरी है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैटाबोलिक एक्टिविटी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर बनी। इज दैट क्लियर, इट इज ब्रीदिंग, इट इज ब्रीदिंग। बैठिए, ये ब्रीदिंग है। सो कॉल्ड रेस्पिरेशन, सो कॉल्ड इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर सिनोनिम्स हैं, हाँ ये बच्चे सिनोनिम है क्या, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है क्या, चाहे ब्रीदिंग कह लो चाहे रेस्पिरेशन कह लो। ब्रीदिंग एक अलग प्रोसेस है, क्या रेस्पिरेशन फिजिकली नहीं है, नहीं, हाँ ब्रीदिंग इज ए होल प्रोसेस, अ कंप्लीट प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, सॉरी रेस्पिरेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज a part of respiration, breathing is a part of respiration।
ब्रीदिंग में तो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं बस केवल। ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इट इज ए वाइड टर्म, इसमें बहुत से पार्ट हैं, है ना। अब ब्रीदिंग करने के लिए अलग अलग प्राणियों में अलग अलग ब्रीदिंग सिस्टम होते हैं, पैटर्न होते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न, है ना, होते हैं। ये बच्चा मुझे बताएगा। क्या नाम? तोहिद। तोहिद, बेटा ये ब्रीदिंग अलग अलग, हमारे पास इतने एनिमल्स के ग्रुप है ना, बहुत सारे ग्रुप है। सबको जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग करना है, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए, है ना। अब ब्रीदिंग करने के लिए उनमें ब्रीदिंग सिस्टम है, ऑर्गन्स भी हैं। तो सब प्राणियों में ब्रीदिंग करने के लिए पहले तो ये बात है, क्या एक जैसे है सिस्टम है, एक जैसे ही ऑर्गन है, या अलग अलग है? अलग 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 है। ये अलग अलग क्यों है, ये बात आप बताओ। सब में एक जैसा हो, क्यों है अलग अलग? सब में अलग अलग क्यों है? वाई? अलग अलग होने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कितने बच्चे इसका जवाब जानते हैं, इस प्रश्न का जवाब जानते हैं? 1, 2, 3, 4। हाँ, वो बच्ची बताएगी। चलिए ठीक है, अभी और इसे जरा कंसाइज तरीके से बताइए। सर, इनमें अलग अलग जो मतलब अलग अलग प्रोसेस से जो शरीर में हो रहा है ब्रीदिंग, सर उसके लिए हमें दो चीज मतलब ऑन द बेसिस हो, तो वो चीज क्या नीड पड़ती है। सर फर्स्ट है हैबिटेट और सेकंड है लेवल ऑफ, क्योंकि अलग अलग जंतुओं की हैबिटेट अलग अलग है। क्या अलग अलग है? हैबिटेट अलग अलग है, रहना अलग अलग है, उनका रहने की जगह अलग अलग है, यहाँ पर वातावरण अलग है। और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी उनकी बनी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर है। तो दैट्स व्हाई ब्रीदिंग पैटर्न इज आल्सो डिफर। बैठ बैठ समझ में आ गया? तो इस बच्ची ने बताया कि दो चीजें हैं जरूरी। एक उनका हैबिटेट, इस बात के लिए सबके अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनका हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। दैट्स व्हाई द ब्रीदिंग सिस्टम इज डिफर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल। ठीक। अब डिफरेंट ग्रुप क्या है? आज एक प्रश्न फिर दोबारा से पूछ के देखता हूं, इसका जवाब मिलता है कि नहीं। कल भी मैंने पूछा था, जैसे कि स्पॉन्ज है। क्या है? वो बच्चा पीछे खड़ा होगा, क्या नाम बेटा आपका? सादान। बेटे स्पॉन्ज का नाम सुना आपने? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज का नाम नहीं सुना? आपने सुना बेटा स्पॉन्ज का नाम? खड़े होकर, कौन से फाइलम में आते हैं स्पॉन्ज? ये नहीं पता। क्यों नहीं पता, जानते हैं? हैं? पढ़ा ही नहीं इसके बारे में? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब इसके बारे में पढ़ाया गया आप क्लास में नहीं होंगे। ऐसे सिलेक्शन कैसे पाओ? अगर छोड़ छोड़ के क्लास को जंप कर करके आप आएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, ये बताइए। उस बच्चे को तो स्पॉन्ज ही नहीं पता, साधारण को तो। फाइलम तो दूर की बात है। अब स्पॉन्ज प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं? स्पॉन्ज नहाते हैं ना उससे, नहाते हैं स्पॉन्ज से, नहाते हैं ना। जब नहाते हैं तो वो
स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, वो स्पॉन्ज तो प्लांट है एनिमल है? एनिमल। मतलब शुक्र है, इतना तो पता है, जानते हैं कि ये एनिमल है। पहले तो प्लांट ही कह दिया था, है ना? फिर किसी ने कहा होगा भाई एनिमल बोल दे, क्या बोल रहा है? तो कौन सा फाइलम है स्पॉन्ज का? पोरीफेरा। स्पॉन्ज आते हैं पोरीफेरा में। हाइड्रा कौन से फाइलम में आता है? बैठ जाओ। हाइड्रा कौन से फाइलम में आता है? सिलेंट्रेटा में या निबेरिया में? ये दोनों एक, दोनों के लिए है, दोनों में वो है ना, चाहे सिलेंट्रेटा कहें चाहे एरिया कहें, है ना? फ्लैट वर्म्स किस में आते हैं? फ्लैटी एल्मेंथ्रिस में। राउंड वर्म्स किस में आते हैं? एस्केलमेंथ्रिस में। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, जितने भी फाइलम्स के नाम मैंने लिए हैं, पोरीफेरा, वेदर सिलेंट्रेटा, वेदर प्लेटी हेलमेंथ, टिनोफोरा भी इसमें आएगा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलिमेंथिस एंड इवन प्रोटोजोआ, इवन प्रोटोजोआ, है ना? एक ग्रुप है प्रोटोजोआ, ये भी शामिल कर लीजिए उसमें। लेकिन पोरीफेरा से लेके, और जब हम बात कर रहे हैं एस्केलमेंथिस तक, दे आर लोअर इनवर्टिब्रेट्स फाइलम। क्या है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स फाइलम माने जाते हैं ये, है ना? इनमें ब्रीदिंग के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? इनमें ब्रीदिंग कैसे होती है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है। मैंने तो पूरे फाइलमों की बात कर दी, इनमें सब में सबको सामूहिक रूप से कह दिया। इनमें ब्रीदिंग कैसे होती है? हाथ कम खड़े हुए हैं, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। हाँ है? ऑस्ट्रिया, सब में ऑस्ट्रिया है। मैंने कहा इन सब में एक कॉमन बताना है। हाँ, इसका हाथ बना हुआ है? स्किन, पोरीफेरा में स्किन होती है? स्किन होती है उसमें? तो स्किन नहीं होती। हाँ, बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, क्या नाम आएगा? नॉट स्किन, जनरल बॉडी सरफेस। बैठिए। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना? क्लियर? अगला क्वेश्चन इसी में छिपा है, बोलना नहीं है, केवल मन में गुनगुनाना है। बाय विच प्रोसेस जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस। अब भी कम हाथ खड़े हुए हैं, हाथ ज्यादा होने चाहिए थे खड़े, ये बातें बताई जा चुकी हैं, है ना? हाँ, सर सेल में फिनोमेना होता है सर, बहुत सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। सिंपल डिफ्यूजन, टू सिंपल डिफ्यूजन, साधारण डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो इसका जवाब कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़ा करो। ये तो गलत। डिफ्यूजन को पता होना चाहिए, केमिस्ट्री की फिनोमिना है, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल हो रही है। सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन दो ही बच्चों के हाथ क्यों खड़े हुए? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मूवमेंट ऑफ, इतना हिंट मैंने दे दिया है। अब किधर से किधर है ये आपको बताना है। फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू movement of molecules from higher concentration to lower concentration. सपोज कीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है पूरी की पूरी, और इसके भीतर गैसेज हैं, दिस वन, ये गैस है। ठीक, एक मैंने ऑर्गेनिज्म बनाया, एक उसका एनवायरमेंट बना, केवल दो ही गैसें मैं दिखा रहा हूं उस एनवायरमेंट में है, मान लिया। जो ब्लू डॉट से दिखाई है दे डिनोट ऑक्सीजन, ब्लू डॉट से क्या है, और जो व्हाइट डॉट से मैंने दिखाई है वो मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब केमिकल कॉम्बिनेशन तो जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की हो चाहे बॉडी की, केमिकल कॉम्बिनेशन तो नहीं बदलेगा, है ना। अब यहां पर आप देखिए, जो ये ब्लू डॉट्स हैं, यानी जो ऑक्सीजन है O2, इसका कंसंट्रेशन कैसा दिखाई दे रहा है चित्र में, हाई हाई है बाहर, और अंदर क्या है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स, ये जो ब्लू वाले को ही मैं टच करते हुए जा रहा हूं, क्या होगा बच्चा, ये बॉडी के अंदर इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कहां ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, शरीर के भीतर दिखाई दे रही है, O2 CO2, तो मूवमेंट हो रहा है इनका, है, ये क्या कहना है फिनोमेना, सिंपल इंफ्यूजन, और इसका काम हो गया। और ऐसा किस किस फाइलम में है, कहां कहां तक है, फोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलिमेंथ, है उससे अगले फाइलम में भी, लेकिन वहां पे नाम थोड़ा सा बदल गया, नहीं, अभी आए एनिलीड्स आए, क्या आएंगे, एनिलीड्स आएंगे, यहां पे स्किन आ गई, क्या आ गई, स्किन आ गई, है ना, स्किन आ गई, एनिलीड्स। एनिलीडा, बेटा एनिलीडा का कोई एक एनिमल बता सकते हो, फाइलम एनिलीडा का कोई भी एक एनिमल बताओ, एक पॉपुलर सा एनिमल बता दो। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन मैंने शायद आपसे पूछा, इतना सोच रहे हो, हैं, फ्लैटली हेलमेंथ्रिस, हैं, चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो क्या पढ़ा बायोलॉजी में अब तक, बायोलॉजी में अब तक क्या पढ़ा है वो बताओ। कितने बच्चों को पता है एनिलिडा फाइलम का एनिमल के बारे में,
बताओ किसी एक एनिमल का नाम। अर्थवॉर्म। केचुआ क्या है? अर्थवॉर्म। बैठिए। बॉडी सरफेस की थोड़ा ही है, लेकिन स्किन आगे मत, टाइटल स्किन है, क्यूटिकल उससे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस। किसमें? अर्थवॉर्म। इसमें अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी यही फिनोमेना चल रही है ना? डिफ्यूजन का रेट बहुत स्लो होता है, जानते हैं आपके? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी स्लो, काफी स्लो होता है डिफ्यूजन का रेट। बैठो। अच्छा, अब एक थोड़ा सा और प्रश्न। चलिए, यहां तक हमने बात कर ली लोअर इनवर्टिब्रेट्स तक। अर्थवन पे भी आ गए हम, एनिलिड्स पे भी आ गए, है ना? अब एक प्रश्न और आ रहा है, एक प्रश्न और आ रहा है। ये जो मोड है जनरल बॉडी सरफेस वाला, ये कब तक सुफिशिएंट रहता है, कब तक ठीक ठाक है इसके द्वारा? कब हमें मोड चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी किसी भी प्राणी में, या किसी प्राणी को मोड चेंज करना क्यों पड़ जाता है, उसमें विशेष ऑर्गन्स क्यों आने शुरू हो जाते हैं? हैं? जब जब उसका बढ़ जाता है तो सर उसके लिए हमें स्पेस जब तक जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा आने वाली गैसेस का एक्सचेंज पर्याप्त रहता है उसके बॉडी वॉल्यूम तक, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन जब ये वॉल्यूम बढ़ने लगता है और ये मामला पर्याप्त नहीं रहता, तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है प्राणियों में डेवलप होने लगते हैं, है ना? बॉडी वॉल्यूम, ये अब तक छोटे छोटे प्राणी थे, सरफेस उनकी ज्यादा थी, वॉल्यूम उनका कम था, तो काम चल रहा था। लेकिन अब हम आते हैं इंसेक्ट्स पर, एनिलिड्स पर, सॉरी आर्थ्रोपोड्स पर। किस पर आते हैं? और आर्थ्रोपोडा, है ना? किस पे आते हैं? क्या विशेषता आर्थ्रोपोडा की? आर्थ्रोपोडा फाइलम की कोई एक विशेषता बताओ पहले तो। बच्चे ने हाथ खड़ा कर रखा है, बताओ। हाँ, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम है, मेंबर्स बहुत ज्यादा है, मेंबर्स बहुत ज्यादा है, तो उनके हैबिटेट में वेरिएशन, उनके हैबिटेट में वेरिएशन है। हैबिटेट में वेरिएशन होने के कारण यहां पर भी जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, उसमें भी वेरिएशन है। क्या क्या है उसमें? स्किल्स है और हैं? और क्या है? गिल्स, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, एंड एयर पाइप्स है, एयर ट्यूब्स है, एयर पाइप्स है, ट्यूब्स कहना चाहिए, पाइप तो बंडे, एयर ट्यूब्स है। इन सब के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। सब में ये नहीं कि सब एक में ही सारे पाए जाते हैं, नहीं, सब में अलग अलग, सब में क्या है? अलग अलग। अगर मैं कहूं बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं, तो कोई एग्जाम्पल किसी को याद है? बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन किस में होता है, ब्रीदिंग किस में होता है? हाथ खड़ा करो। बुक लंग्स के द्वारा किसी को याद है? एक, दो, तीन, बस तीन ही कर रहे हैं आज हाथ खड़े, चौथा भी है, वो भी पढ़ के आई है बच्ची, वेरी गुड। हाँ, किसमें? लोकस्ट, लोकस्ट बोले तो टिड्डा, टिड्डा तो इंसेक्ट है, टिड्डा तो इंसेक्ट है, हैं? नहीं, फाइलम नहीं बताना, इंसेक्टा में तो मैंने बता रखा है किसके द्वारा होता है।
बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है स्कॉर्पियोन में। इसमें स्कॉर्पियोन में, बिच्छू में है। तो बुक गिल्स के द्वारा किसमें होता है? बुक गिल्स के द्वारा बताइए। हाँ, प्रॉन। स्टेशन है, सर जो स्टेशन होता क्रस्टेशियंस होते हैं उसमें बुक गिल्स होते हैं या खाली गिल्स होते हैं, ये बताओ पहले। है गिल्स गिल्स होते हैं उसमें, फिर मैंने बुक गिल्स कहा है। चलिए हिंट दे देता हूं मैं। हाँ, कोई बता रहा था? किस है, किस कहा जाए फिश नहीं है, तो आर्थ्रोपोड चल रहे हैं। मैं हिंट दे देता हूं, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस जैसा वर्ड जुड़ा है। ये सर हाँ, सर लिमुलस लिमुलस में, किंग क्रैब में। किंग क्रैब लिमुलस किंग क्रैब में, लिविंग फॉसिल्स में, जिसे लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, उसमें बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है। बैठिए। इंसेक्ट्स में किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट्स में क्या चीज होती है? हाँ, है, विंड पाइप क्या? हाँ, विंड पाइप के द्वारा, ठीक है। इंसेक्ट में विंड पाइप के द्वारा होता है, चाहे वो लोकस्ट हो, है ना। लोकस्ट भी एक इंसेक्ट है। अच्छा, इंसेक्टा की क्या विशेषता होती है बताएगा बच्चा मुझे, ये तो बता सकते। इंसेक्टा की विशेषता बताओ। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं इंसेक्ट में। क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। उससे हम पहचान लेते हैं कि भाई ये इंसेक्ट है, या कौन सी क्लास है। और इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है। आर्थ्रोपोडा में भी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा ही है। सबसे ज्यादा एनिमल है इंसेक्टा में। क्लियर? चलिए, ये हुआ लोअर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, है ना। इसमें सारे ही आ जाएंगे क्योंकि सारे ऑर्गन्स आ गए। अब आती हैं हायर, फिर आते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या आते हैं? वर्टिब्रेट आते हैं। वर्टिब्रेट में कौन कौन आ रहा है? एम्फीबियंस आ जाएंगे सीज नहीं आएंगे। हाँ मतलब सीज हैं, एम्फीबियंस हैं, और सर टाइप्स आ जाएंगे रेप्टाइल्स हैं, एप्स हैं, मैमल्स हैं, है ना। ये सब हैं। इनमें हमने बताया था मुख्य रूप से दो ही टाइप के ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? सर गिल्स और गिल्स एंड डंक दोनों हाईली वेस्कुलराइज्ड हैं। दोनों स्ट्रक्चर क्या है? हाईली वेस्कुलराइज्ड हैं। वेस्कुलराइज का मतलब समझते हैं? सर हैं? यस क्या है? मैं अच्छा मतलब अच्छी खासी ब्लड पाया जाता देखो, जितना भी एक्सचेंज होगा ये ब्लड के थ्रू ही होगा। है तो जितना ज्यादा वेस्कुलराइज होगा पूरा का पूरा ऑर्गन, उतना बढ़िया एक्सचेंज होगा और उतना ही बढ़िया एनर्जी मिलेगी। तो हाईली वेस्कुलराइज होना ऑर्गन्स का जरूरी है ना। चलिए, गिल्स के द्वारा जितने भी फिशेज हैं इनमें किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, क्वेश्चन आ रहा है, गिल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसका क्या नाम है? उसे किस नाम से पुकारा जाता है? क्या लिखवाया था मैंने? हाँ, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिशेज क्योंकि वाटर में रहती है और वाटर में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो इनमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। इसके बाद अगला कहां आते हैं? एम्फीबियंस। इसमें आते हैं क्लास एम्फीबिया में। एम्फीबियंस कहां रहते हैं? सर वो लैंड और लैंड एंड वाटर दोनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और स्पेशली बात करूं मैं फ्रॉग की। किसकी बात करूं? फ्रॉग। ये बच्ची बताएगी मुझे, ये वाली। फ्रॉग का नाम सुना है?
साइंटिफिक नेम बताओ। राना टिग्री। राना तिगरी। साइंटिफिक नेम क्या है? राना तिगरी। ना बैठ जाओ। जो राना तिगरीना है, इसमें रेस्पिरेशन, इसमें या इसमें ब्रीदिंग, स्पेशली वो ब्रीदिंग किसके द्वारा होती है? दो बच्चों के हाथ तीन के इधर से खड़े हुए हैं और काफी बच्चों के इधर से हाँ, किसके द्वारा होगी? लंग्स के द्वारा। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि भैया फ्रॉग में रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है, ये बच्ची कह रही है लंग्स के द्वारा। अगर मैं पूछूं एम्फीबियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो लंग्स है, कुछ में गिल्स भी है। लेकिन अगर मैं फ्रॉग में पूछूं, चार टाइप अगर मैं किसमें पूछूं, फ्रॉग में पूछूं, तो फ्रॉग में तो भैया ब्रीदिंग किस किसके द्वारा है? क्या स्किन के द्वारा है? है। क्या लंग्स के द्वारा है? है। क्या गिल्स के द्वारा है? तीन हो गई, फिर क्या रह गया? बक्कल कैविटी है ना, बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन, बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन, बक्को फेरिंजियल। ये हमने तब पढ़ा था जब हमने प्रोब पढ़ा था, वहां हमने डिटेल पढ़ ली थी। यहाँ पे जो प्रोब का नाम आया है तो हम वो सारी डिटेल को पर छोड़ ना जाएंगी और डिटेल तो उसके साथ चिपकी रहेंगी। अच्छा, जो रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है, जब रेस्पिरेशन किसके द्वारा हो रहा है? स्किन के द्वारा हो रहा है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन। गिल्स के द्वारा हो रहा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, स्किन के द्वारा हो रहा है कुटेनियस रेस्पिरेशन। और जब कोई रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अच्छा, फ्रॉग में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कब होता है? फ्रॉग गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कब करता है भाई? हाँ, जब वो पानी में होता है। पक्का? कितने बच्चे इसका जवाब सही मान रहे हैं? इस बच्चे ने कहा जब वो पानी में होता है। वो पीछे वाली बच्ची, हाँ, उसने भी हाथ खड़ा किया है। बताओ कब करता है गिल्स के द्वारा? जब फ्रॉग कहां होता है? पानी में होता है। दो जवाब आ गए एक जैसे। कोई अलग बात कहना चाह रहा है इससे? फ्रॉग में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा तब होता है जब वो पानी में होता है। भाई मेरे साथ ये सवाल, ये जवाब जो है गलत है। सही जवाब कौन देगा? कब होता है फ्रॉग में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन? फ्रॉग में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन उसकी लार्वल स्टेज में होता है, जब वो टेडपोल लार्वा में होता है। क्या होता है? जब फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है अपनी, तब वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। कब करता है? गिल्स के द्वारा। जब वो पानी में होता है, जब वो पानी में होता है, तब वो रेस्पिरेशन पक्को फेरिंजियल भी कर सकता है, स्किन के द्वारा भी करता है ना। बक्को फेरिंजियल भी करता है और स्किन के द्वारा। जब पानी के अंदर है तो स्किन के द्वारा करेगा, पानी के अंदर है तो स्किन के द्वारा करेगा। मुंह उतार के बैठा हुआ है, बक्को फेरिंजियल रेस्पिरेशन करेगा। जमीन पे होगा, लंग्स के द्वारा करेगा, लंबी लंबी कूद मारेगा। लार्वल स्टेज में होगा, टेडपोल लार्वा होगा ना। अब गिल्स फिश में भी आए हैं और गिल्स फ्रॉग में भी आगे टेडपोल में। क्या बैठ जा बेटा, क्या इन गिल्स में कुछ अंतर है? बताए थे मैंने, वही पूछ रहा हूं जो मैंने बताया है।
उसी को रिवाइज करा रहा हूं एक एक लाइन को, जिससे आपको रिवीजन पता लग जाए, पक्का हो जाए। वही रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। क्या? वेरी गुड। फिश में इंटरनल गिल्स होते हैं और इनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। दैट्स ओके, यहां तक बात बिल्कुल सही है। अब हम आदमी पे आ जाते हैं भाई, सीधा किस पे आ जाते हैं? मनुष्य। कौन सा रेस्पिरेशन होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी ब्रीदिंग है। और पल्मोनरी ब्रीदिंग हो जाती है तो भैया ऑर्गन्स होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स आएंगे, है ना? कौन कौन से ऑर्गन है? सर हैं? ट्रेकिया से शुरू कर दोगे सीधा? सर नोस्ट्रिल में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ जाएगी? हाँ? कहाँ जाएगी? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के बाद कहाँ जाएगी? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में। लैरिंग्स से कहाँ जाएगी? ट्रेकिया में। ट्रेकिया से कहाँ जाएगी? प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंकियोल में। और फिर ब्रोंकियोल में घूमेगी और फिर कहाँ आएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल में। फिर वहां से एल्वेलर डक्ट में और फिर एल्वेलर। क्लियर? ये पैसेज सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल मैंने पूरा पैसेज आपको बताया था कि भैया ये हमारा पैसेज है, ये हमारा पैसेज है। एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, बना हुआ है, यस उसे खोलिएगा। कोई बात नहीं। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? वोकल कॉर्ड वोकल कॉर्ड है। सॉरी सर साउंड बॉक्स हाँ, क्या नाम है? साउंड बॉक्स साउंड बॉक्स है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक कॉमन पैलेस होता है फॉर द ओपनिंग ऑफ गैलेट एंड ग्लोटिस। गैलेट एंड व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या कहते हैं? हैं? इसका नाम बताओ। आपकी श्वसन तंत्र में एक स्थान है जो संयुक्त रूप से निगल द्वार और श्वास द्वार दोनों के लिए होता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? फेरिंग्स। उस स्थान को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और फेरिंग्स किसमें खुलता है? लैरिंग्स में। किसके थ्रू? हैं? ग्लोटिस के थ्रू। ग्लोटिस या गलट के थ्रू? गलट किसमें खुलता है? इसोफेगस में। गलट किसमें खुलता है? और ग्लोटिस लैरिंग्स में। अब ये जो ग्लोटिस है, कौन? इसके ऊपर कोई फ्लैप वगैरह है क्या? है? किस चीज का बना है वो? सर वो एपिग्लोटिस का बना है जो उसका नाम है, वो तो बना के चीज का है। सर कार्टिलेज। फिर जब इसलिए कहा जो पूछा जाए वो बताओ, वो किसका बना है? कार्टिलेज का। बैठो। और नाम क्या है उसका? एपिग्लोटिस। कितने बच्चों को उसका काम पता है? एपिग्लोटिस का काम कितने बच्चों को पता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस?
कम बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, ध्यान से नहीं सुनते क्या सारे बच्चे? हम्म? हाँ, बताओ। सामान्यतः एपिग्लोटिस खुला रहता है, सामान्यतः एपिग्लोटिस खुला रहता है। और जैसा इस बच्ची ने बताया, जब हम फूड को अनगल्फ करते हैं तो फूड जो है ग्लोटिस में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए, हमारी ट्रेकिया में ना चला जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए ये उसे बंद कर दे, है ना, उसे बंद कर देता है। और फिर फूड के लिए केवल एक ही पैसेज रह जाता है, गल, बैक। क्लियर? ये काम है एपिग्लोटिस का। जैसा कि हमने बताया लैरिंग्स, लैरिंग्स भी किसका बना हुआ है? कार्टिलेज। किसका बना है? इसे साउंड बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड? वाइब्रेशन से। क्या वाइब्रेट करता है? वोकल कॉर्ड। कितने वोकल कॉर्ड होते हैं हमारे में शरीर में? 2 पेयर। कितने होते हैं? 2 पेयर वोकल कॉर्ड होते हैं। अच्छा, आपने देखा है चीज, है? लड़के और लड़कियों की आवाजें अलग अलग होती है ना? होती हैं। अब लड़कों से पूछ लूं, लड़कों का सवाल है तो लड़कों से पूछा जाए, लड़के ही जवाब देंगे इस बात का। पहले ही तो ये बात बताइए, आपकी जो साउंड होती है वो, हाथ खड़ा करेंगे, हाई पिच होती है या लो पिच होती है? पहले तो ये बताओ। हाई पिच वाली होती है, लो पिच वाली? साउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, जब फिजिक्स में साउंड पढ़ी होगी तो पिच भी एक प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो हाई पिच होती है कि लो पिच होती है ह्यूमन मैन की साउंड? तुम्हें नहीं बताना, इन्हें बताना, इन्हें अपना ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या लिए बैठे हैं, शरीर के अंदर क्या है, ये ऐसे ही बैठे हैं। लाइट आई थी क्या? क्यों नहीं चला? कितने बच्चों को पता है? 4 हाथ खड़ा करो ईमानदारी से इधर। हाँ, पिच लो पिच है, लो पिच होती है। लड़के ज्यादा जोर से बोलते हैं कि लड़कियां? लड़कियां। लड़कियां ज्यादा जोर से बोलती हैं? फंस गया तो ट्रैप, ट्रैप में फंस गया। इसका लाउडनेस से कोई लेना देना नहीं, पिच का लाउडनेस से कोई लेना देना। तो हाई पिच किसकी होती है? लड़कियों की साउंड। लड़कों की साउंड लो पिच होती है। ठीक है, चलो। ऐसा क्यों? 1 2 3, कुछ अलग भी हाथ खड़ा करो। हाँ बता। हैं? नहीं, किस कारण से? साउंड प्रोड्यूस करने में हार्मोन्स का तो कोई रोल नहीं है। हार्मोन का रोल स्ट्रक्चर बनाने में तो है, किसी चीज के स्ट्रक्चर को बनाने में तो है, वो बन गया स्ट्रक्चर। अब मेरा प्रश्न ये है कि लड़कियों की साउंड हाई पिच क्यों होती है? इट डिपेंड्स ऑन वोकल कॉर्ड। अब आपके वोकल कॉर्ड की क्या खास बात है वो बता दें। लड़कियों के वोकल कॉर्ड, हाँ, छोटे और पतले होते हैं। लड़कियों के वोकल कॉर्ड छोटे और तो साउंड हाई पिच। लड़कों के वोकल कॉर्ड लंबे और मोटे होते हैं जो लैरिंग्स के अंदर हैं, इसलिए साउंड लो पिच है ना, ये कारण। हाँ, अब वो प्रश्न ये बताएंगे। आपके सब लड़के अपने गले पे हाथ फेरो जरा एक बार। कोई संरचना दिखाई दे रही है? हैं? दिए बेटा, वो पीछे खड़ा होगा। गले में कुछ दिख रहा है?
हाथ है कहाँ दिख रहा है? दिखा, यहाँ गर्दन यूं करके टच कर, उसे मुझे दिखने दे। हाँ, टच करा उस जगह को। यस, क्या है ये? इसका नाम बताओ। कितने कितने लड़कों को नाम पता है संरचना का? एक ने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, कितनी गर्ल्स को पता है संरचना का नाम? ये देखो, सबको पता है, सब याद करके आएंगे। और तुम्हें नहीं पता, क्या लिए बैठे हो? फिर तो ये तो पता ही नहीं होगा कि भाई आप में ऐसा क्यों है, इनमें क्यों नहीं है। फिर तो अगला प्रश्न यही आएगा ना। Yes. एप्पल है ये? क्या है? किसका? आदम का। एडम्स एप्पल। ठीक है, इसका नाम क्या है? एडम्स एप्पल। लड़कियों में क्यों नहीं होता ये एडम्स एप्पल? हाँ, सर क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होते। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता तो है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, होता है। हाँ, बहुत कम होता है। आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो लैरिंग्स की एक कार्टिलेज जो है ये शेप हो जाती है, इस तरह की शेप हो जाती है और ये संरचना बना ले। दैट क्लियर? पता होना चाहिए जब आप बैठे हैं कुछ चीज लिए। बैठो। ट्रेकिया क्या है? कहां से कहां तक होती है? सर कहां तक फैली है ट्रेकिया? इसका विस्तार एंड पॉइंट बता दो। सर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। फिफ्थ थोरेसिस वर्टिब्रे। आप में वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है ना पीछे, यस है ना? गर्दन में कितनी? 26 होती है वर्टिब्री। कितनी वर्टिब्री है तो आप में? 26। कितनी है? 26 वर्टिब्री होती है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें 7 कौन सी हैं? सर्विकल। 12 क्या है? 12 थोरेसिस। 5 क्या है? लंबर। 5 क्या है? एक क्या है? सैक्रल। एक क्या है? कॉकिस। समझ में आया नहीं? 26 ये होती हैं। तो आपकी ट्रेकिया कहां तक फैली है? अप टू फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री। कहां तक है? अप टू फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री। क्लियर? ट्रेकिया। और भी कोई खास बात होती है ट्रेकिया? क्योंकि विंड पाइप है, और जब उसमें विंड नहीं होगा वो क्या हो जाएगी? किचन किचन जाएगी, हो जाएगी। collapse हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या है उसमें? कार्टिलेज के बने इनकम्प्लीट रिंग है। कार्टिलेज के बने इनकम्प्लीट किस शेप के हैं ये? सी शेप के। अब कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा बच्चों को बताने के लिए। अच्छा, यानी कि वो जो हमारा रिंग है वो कटा हुआ है एक तरह से। हमारी विंड पिप है गोल, है ना? तो कटा होगा, बिल्कुल निश्चित। अब आपको बताना है ये, पहले तो ये बताइए, हमारी बॉडी में दो पाइप फेरिंग से चले हैं। मैंने बताया ना, फेरिंग में दो ओपनिंग है, यस सर। एक गलेट्स की और एक ग्लोटिस की। एक गलेट की और एक गलेट से उसोफेगस वाली नली गई है, खाने की नली गई है, और ग्लोटिस से ट्रेकिया गई है, सांस की नली गई है। अब हमारी बॉडी ये सामने है, क्या वो दोनों नलियां इस तरह से हैं? नो सर। क्या वो दोनों नलियां इस तरह से हैं, आगे पीछे हैं? यस सर। वे दोनों नलियां आगे पीछे हैं, तो एक नली आगे है, एक नली पीछे है। तो पहला प्रश्न तो यही। तो बताना ये है
कि कौन सी नली वेंट्रली सिचुएटेड है, वेंट्रल साइड में कौन सी नली है, वेदर इट इज इसोफेगस और इट इज ट्रेकिया। यहां से याद आ जाएगा। वेंट्रली कौन है, ट्रेकिया, सांस की नली। वेंट्रली कौन है, सांस की नली। क्या है, सांस की नली है। तो ट्रेकिया, और इसके डोर्सली कौन है बच्चे, इसोफेगस। आपको पता है दोनों के दोनों फेरिंग्स में खुल रहे हैं। अब आपका जो ट्रेकिया है उसमें क्या है, सी शेप की कार्टिलेजनस रिंग है, शी शेप के कटे हुए हैं बीच में। इनकम्प्लीट रिंग कहा था मैंने। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है, ये किस साइड से इनकम्प्लीट है, डोर्सली और वेंट्रली। ये डोर्सली इनकम्प्लीट है। क्या इनकम्प्लीट है, आप देखें डायग्राम, आप देखते हैं तो इस तरह का दिखता है आपको। सारे डायग्राम आपने देखा होगा तो इस तरह का आपको डायग्राम दिखाई चाहिए। पीछे जाके इनकम्प्लीट। और ये भी आप बताइए डोर्सली इनकम्प्लीट क्यों है ये, व्हाई इट इज नॉट वेंट्रली। इसके पीछे कौन है, जस्ट इसके पीछे कौन है, नहीं, वर्टिब्रल कॉलम बाहर है। देखो तीन चीजें पड़ी हुई हैं, ये आपकी सांस की नली, ये आपकी कौन, इसोफेगस, और ये वर्टिब्रल कॉलम, तीनों इस तरह से। ठीक है, अब ये इससे कौन लग रहा है, इसोफेगस। इसमें क्या जाता है, रिंग क्या काम कर रहे हैं, कुछ चखने नहीं दे रहे, उसे कोलैप्स नहीं होने दे रहे। लेकिन कभी कभी गलती से आप मोटा निवाला भी तो खा जाते हो। अब इसोफेगस को फैलने के लिए जगह चाहिए, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम आ गई तो और भी सकता है ना, तो वहीं से कुछ तो जगह चाहिए, कहाँ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है हम इस साइड से अपना छितला काट लेते हैं, जैसे आप जब खाना खा रहे हैं वैसे भी हमारा तो ढक्कन बंद ही रहेगा हमने, है ना। तो इस कारण से डोर्सल जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब हम फूड को करते हैं तो हमारे यहाँ इसोफेगस है, इसोफेगस में जब फूड होता है कि जो नली है फूड की नली, इसोफेगस में फ्रेश ऑक्सीजन बन। क्लियर, क्लियर। अब फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री पर जाकर, फिफ्थ थोरेकिक वर्टिब्री पर जाकर इस ट्रेकिया का क्या होता है बच्चों, कितने पार्ट में, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है ये। इन्हें क्या कहते हैं, ये तो ट्रेकिया है, ये कौन है, ब्रोंकस या प्लूरल भी कहेंगे ना, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस। क्या है, और यह कहेंगे ये दोनों की दोनों है प्राइमरी ब्रोंकाई, दोनों की दोनों क्या हुई, प्राइमरी ब्रोंकाई। यानी कहेंगे राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, है ना। लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये फिफ्थ वर्टिब्री, फिफ्थ वर्टिब्री पे जाके काम। इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस क्या होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में टूट जाएंगे, या सेकेंडरी ब्रोंकाई में टूट जाएंगे, बहुत सारी ब्रोंकाई बन जाएंगे सेकेंडरी। कितनी होंगी, राइट में कितनी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, 3, और लेफ्ट में 2। सेकेंडरी ब्रोंकाई बहुत सारी टर्सरी ब्रोंकाई में बस, है ना। और टर्सरी ब्रोंकाई देखो ये हुई ब्रोंकाई, बल्कि ये शॉर्ट होती है, ये तो ऐसे बन जाएगी,
ये कौन है? ये इसका नाम क्या है बच्चों? ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किसमें टूट गए? टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनमें अंत में आके टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, और ये स्ट्रक्चर जाए। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ये इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद ये ब्रोंक्यूल है, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये डक्ट, और ये एल्वियोल। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, और कहां से शुरू हुए थे हम? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके और टर्मिनल ब्रोंकियाई तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सॉरी ये ब्रोंक्यूल्स है। टर्सरी ब्रोंक्यूल के बाद ब्रोंक्यूल शुरू हो जाते हैं ना, तो टर्सरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का पैसेज क्या कहलाता है? कंडक्टिंग जोन क्या कहलाता है? और डक्ट और एल्वियोली क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन या डिफ्यूजन जोन, इन तीनों में से किसी भी नाम से इसे पुकार लीजिए, क्योंकि डिफ्यूजन तो यही होना है, गैसों का एक्सचेंज यहीं पे होना है। गैसों का एक्सचेंज क्या होना है? यहीं पर होना है। इज दैट क्लियर? आपके कितने लंग्स हैं? कितने लंग्स हैं टोटल? हैं? 1 पेयर लंग्स है। किस शेप में है? कौन शेप में? राइट लंग्स में कितने लोब हैं? और लेफ्ट में 2 लोब। ये मैंने बता दिया, तो एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं किया, चित्र में भी नहीं दिखाया। ठीक, लंग्स के चारों ओर कवरिंग है क्या? कैसी है? डबल लेयर। क्या कहते हैं उसे? वो जो लेयर है डबल लेयर, उसका नाम क्या है? प्लूरल, प्लूरल लेयर, प्लूरल मेम्ब्रेन। डबल है ये प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है? डबल। आप अगर आपकी एनसीईआरटी में अगर डायग्राम देखें तो उसमें डबल बना रखी है, लंग्स के चारों तरफ दिखा रखी है, दिखाई हुई है। सर हार्ट बीच में, हाँ हार्ट दोनों को डिफर करता है, यहाँ पर हार्ट पड़ा है बीच में होता है। हाँ हार्ट बिल्कुल बीच में है, टू बैंड टू टुवर्ड लेफ्ट व्यू पड़ा है, इसलिए यहाँ पे धक धक दिखाई देती है, बीच में नहीं दिखाई देती, धक धक यूं दिखाई देती, क्योंकि आपका हार्ट सिचुएटेड तो यही हो गया, लेकिन पड़ा यूं, आप बंद मुक्त किया तो यूं पड़ा रहा, ठीक है ना, यहाँ पड़ा हुआ रहता है। वही सोच रही धड़क नहीं, वो अब बिल्कुल बीच में ही है, लेकिन वेंट्रिकल जो है बैंड टुवर्ड लेफ्ट। चित्र में सीधा दिखा रखा है तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा तिरछा ही होता है। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ तो थोरेकिक कैविटी से थोरेकिक जो चैम्बर है उसके साथ इंटैक्ट रहती है, और अंदर वाली लंग्स के साथ, और बीच में क्या भरा हुआ है? इसमें प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है इसके बीच में। क्या करता है प्लूरल फ्लूइड? फ्रिक्शन से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, जर्क से बचाता है, झटकों और घर्षण से बचाता है लंग्स को।
ठीक है। अब आपके जो लंग्स हैं बच्चों, आपके जो ये लंग्स हैं, ये चैम्बर में है। किसमें है? जिसे कहते हैं थोरेकिक चैम्बर। क्या कहते हैं? थोरेकिक चैम्बर। और ये एयर टाइट है। थोरेकिक चैम्बर क्या है? आप देखिए थोरेकिक चैम्बर बना कैसे हुआ। यहाँ ये बच्चा यहाँ है, इस बच्चे को आप देख रहे हैं यहाँ पर, है? दिस वन, यहां समझिए, ठीक है। अब ये जो बीच में है, ये जो पूरा वॉल्यूम है यार, अंदर ये चीजें अंदर है, ये आपका थोरेकिक चैम्बर। क्या है? थोरेकिक चैम्बर। अब इस थोरेकिक चैम्बर को देखें, अगर इस थोरेकिक चैम्बर में वेंट्रल साइड को देखें, हम सॉरी डोर्सल साइड को देखें, इसमें देखें तो कौन है यहाँ पर? वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि थोरेक्स का रीजन है तो थोरेकिक वर्टिब्री होंगी, 12 की 12, है ना। तो डोर्सली कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली कौन है? स्टर्नम। यहाँ पे कौन सी हड्डी है? ये स्टर्नम। कौन सी हड्डी है ये? स्टर्नम। वेंट्रली स्टर्नम बोन है। लेटरली ये रिब्स है। ये क्या है? रिब्स केज है। रिब्स केज में बंद है ये। और लोअर साइड में मस्कुलर डायफ्राम है, डोम शेप। मस्कुलर क्या है? डोम शेप डायफ्राम है। इस तरह से ये एक एयर टाइट क्या बन गया? चैम्बर। इस एयर टाइट चैम्बर के अंदर आपके लंग्स फिट हैं, और ये इस तरह से इंटैक्ट हैं कि जो आपका थोरेकिक चैम्बर है, अगर उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज होगा तो वो आपके लंग्स के भीतर की जो कैविटी है उसके वॉल्यूम में चेंज ले आए। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा डिस्प्ले हम बना देते हैं जो हमने किया है काम यहाँ पर। जस्ट लाइक दैट, है ना। रिब्स है, लेटरली डायफ्राम, लोअर साइड। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण रोल डायफ्राम का ये है। सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है? और डायफ्राम के बारे में एक चीज और जानते हैं आप? अगर एक्सीडेंटली किसी भी एक्सीडेंट में डायफ्राम जरा सा भी पंचर हो जाए, ऑन द स्पॉट डेथ। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का डायफ्राम क्या हो जाए? पंचर हो जाए, चाहे रिब्स घुस जाए उसके अंदर, क्योंकि एक्सीडेंट में तो कुछ भी हो सकता है, तो इमीडिएट में डेथ। क्यों? क्योंकि डायफ्राम का जो काम था वो खत्म, सांस खत्म, है ना। हाँ, कोई चांस नहीं रहता। ये एरिया भी इसलिए आपका सेफ रहना चाहिए एक्सीडेंट में। तो बच्चों, अब डायफ्राम मेन है, मस्कुलर है। डायफ्राम क्या है? थोरेकिक चैम्बर की हम बात कर रहे थे। थोरेकिक चैम्बर कैसे कैसे है? पहले बताओ, डोर्सली कौन है? वेंट्रली कौन है? स्टर्नम। लेटरली कौन है? रिब्स। और नीचे की लोअर साइड कौन है? डायफ्राम। अब आप कहेंगे अपर साइड, अपर साइड तो केज बन गया, जो रिब्स थी वो आके जुड़ती जा रही है, तो अपर साइड में अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, रिब्स ही है। क्लियर? उसके बीच में आपके क्या है? लंग्स है। उसके बीच में क्या है? लंग्स है। ठीक है। फिर सीलोम की थोरेकिक कैविटी है। अब वॉल्यूम में चेंज जैसे ही होगा थोरेकिक चैम्बर के, तो वही चेंज किस में आ जाएगा? लंग्स की भीतर आ जाए।
लंग्स के क्या आ जाएगा, भीतर आ जाएगा। क्लियर, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे ब्रीदिंग। अब हम ब्रीदिंग प्रोसेस को देखेंगे। किसको देखेंगे बच्चों, ब्रीदिंग प्रोसेस को देखेंगे कि भाई ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, कैसे होता है ब्रीदिंग प्रोसेस। पहले तो ये समझना चाहिए। ब्रीदिंग प्रोसेस में सीधा सीधा सी बात ये है बच्चे कि बाहरी वातावरण से गैसों का और ब्लड की गैसों का एक्सचेंज हो। बाहरी और भीतरी गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज है गैसेस का। O2 अंदर, CO2 बाहर। O2 अंदर और CO2 बाहर, ये एक्सचेंज है। यस सर। कैसे होता रहता है, क्या प्रोसेस चलता है, कौन इस काम के लिए जिम्मेदार है ना, और क्या क्या इन्हें कहा जाता है, ये अलग अलग बातें। देखिए जब आपका ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस के दो भाग। एक वो हिस्सा जब आप एयर को इनहेल करते हैं, एयर को क्या करते हैं, इनहेल। और जब इनहेल करते हैं उसे कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इंस्पिरेशन। और एक तो हिस्सा है जब आप CO2 युक्त एयर को एक्सहेल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन। दो चीजें हुई, एक इंस्पिरेशन है और एक एक्सपीरेशन। निःश्वसन, कहीं पे निःश्वसन लिखा है, कहीं पे उसे फिर बहिःश्वसन लिखा है। नी और निह, नी इंस्पिरेशन, नी एक्सपीरेशन, नी इंस्पिरेशन, बही एक्सपीरेशन। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश में तो एक है, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इनहेल एक्सहेल। इज दैट क्लियर। अब इनहेलिंग कैसे होती है या एक्सहेलिंग कैसे होती है, कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। तीन बातें याद रखनी है जिम्मेदारी के लिए। नंबर एक, डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। डायाफ्राम। नंबर दो, इंटरकोस्टल मसल्स। नंबर दो, ये दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को याद रखिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कहां जुड़ी हुई है, रिब्स से। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है बच्चों, ये किससे जुड़ी है, रिब्स से। पहला पॉइंट, ठीक है, तीन चीजें याद आ गई मोटी मोटी। दूसरा, ये जो एक्सेल और इनहेल हो रहा है, ये बच्चे किस कारण से हो रहा है, ये इस कारण से हो रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है, और आपका पल्मोनरी प्रेशर है, इसे थोरेटिक प्रेशर भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है, दोनों सेम, उसमें ग्रेडियंट हो, भिन्नता हो, उसमें क्या हो, भिन्नता हो। प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, प्रेशर की भिन्नता के कारण दोनों में। क्योंकि आपको पता है गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। जहां प्रेशर हाई होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का लो है, तो क्या होगा, बाहर से अंदर का हाई है और बाहर कम है, तो बाहर से अंदर
तो अंदर से, हाँ जी अब आप देखें इंस्पिरेशन में क्या होना चाहिए, बाहर का प्रेशर हाई, अंदर का प्रेशर लो, तो इंस्पिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या होना चाहिए, अंदर का प्रेशर हाई, बाहर का प्रेशर लो। क्लियर, प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये मेंटेन कैसे होता है, जरा आप ये बात देखिए, अब ये मेंटेन कैसे होता है प्रेशर ग्रेडियंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, सर 180 हाँ? किसका बता रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितने फिजिक्स पढ़ते हो सारे, यस सर हाँ पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, ये तो मैंने 10th का सवाल पूछा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 मिलीमीटर Hg, कितना होता है, 760 मिलीमीटर Hg, जानते हो, 760 मिलीमीटर पारा है, क्या कह रहा, हाई मतलब बैठते हैं ना, पारा हाई हो रहा, गुस्सा हाँ टेम्परेचर हाई हो रहा है क्या, टेम्परेचर हाई, पारा तो देखो, पारा प्रेशर को भी नापता है और टेम्परेचर को भी नापता है, दोनों को नापता है ना। जब थर्मोमीटर में है तो वो किसका नाप रहा है, टेम्परेचर जब मैनोमीटर में है तो किसे नाप रहा है, प्रेशर, प्रेशर को नापने वाला मीटर कौन होता है, मैनोमीटर, टेम्परेचर को नापने वाला कौन सा होता है, हैं, ब्लड प्रेशर को नापने वाला कौन होता है, स्पिग्मो मैनोमीटर, उसके साथ स्पिग्मो भी शब्द जुड़ गया, मैनोमीटर, मैनोमीटर तो है वो, लेकिन स्पिग्मो मैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है बात। सर तो इतना होता है प्रेशर वातावरण का, वायुमंडल का प्रेशर सामान्य इतना रहता है बच्चे, क्लियर। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। अब कैसे प्रोसेस होता है जरा देखिए, अगर हम देखें ध्यान से, एक छोटा सा डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके साथ, हालांकि बना हुआ है आपकी बुक में, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा करना, ये है, ये पीछे ना, क्या है, यहाँ पे हमारे फेफड़े आ गई है, ये हमारा डायफ्राम आ गया, ये हमारी कौन आ गई, पसलियां। डायफ्राम जो सामान्य अवस्था में होता है वो डोम शेप होता है, क्या होता है बच्चे, डोम शेप होता है, ठीक, डोम शेप होता है। अब इंस्पिरेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए जो शुरुआत है वो डायफ्राम से होती है, कहां से होती है, डायफ्राम के मसल से होती है, बात भी ध्यान रखनी है सबको, सबसे कहां से होती है, सबसे पहले डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डायफ्राम की मसल्स क्या होती है, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, और वो क्या हो जाता है, फ्लैट, क्या हो जाता है, फ्लैट, ठीक, पहला पॉइंट। इसी के साथ जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, कौन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, उनमें कंट्रैक्शन होता है, दो बातें बता दी मैंने, सबसे पहले किसमें हुआ, डायफ्राम, डायफ्राम में जब कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो बच्चों एंटीरियरली पोस्टेरियरली जगह खाली हो जाएगी, ठीक, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में होगा तो डोर्सो वेंट्रली खाली हो जाएगी, क्लियर।
थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सर एक बार फिर से हाँ, देखो ये चीज नीचे है, ये फेफड़ा पड़ा हुआ है मेरा, अब ये यूं हो गया, तो वॉल्यूम किधर बढ़ गया, ऊपर से नीचे, नीचे बढ़ यानी इसे कहेंगे एंटीरियरी पोस्टरी। अब ये पसलियां हैं यूं, और इन्हें बाहर मसल्स ने खींच लिया यूं, तो वेंट्रल और डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रल वेंट्रल, ऊपर नीचे भी बढ़ गया और डोर्सो वेंट्रल वेंट्रली भी। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है सर हाँ इंक्रीज होता है। बॉयल का नियम पढ़ा है ना, Yes, sir. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉच ह्यूमन V, है ना, V बढ़ेगा तो P घटेगा। विलोम अनुपात है ना इनके बीच में, समान अनुपात नहीं है, विलोम अनुपात है। जब विलोम अनुपात होता है तो एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज बढ़ती है घटती, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। जैसे अगर दूरी निश्चित हो, क्या हो, दूरी निश्चित निश्चित हो, टाइम घटाएंगे तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। मैं कहूं यहां से वहां तक की दूरी तो निश्चित है, मान ले 100 मीटर है, एक जन ने वहां से यहां तक जाने में लिया 1 सेकंड, एक जन ने लिए 2 सेकंड, पहले वाले ने कितना समय लिया, एक सेकंड दूसरे ने, दो सेकंड तो किसकी चाल ज्यादा है, एक सेकंड वाले 1 सेकंड वाले की। आप कहेंगे तो यानी समय कम है तो चाल ज्यादा है, जैसे ही 2 सेकंड हुआ तो चाल क्या हो गई, घट गई, 3 सेकंड हो गया और घट गई 4 सेकंड, तो यही तो है विलोम अनुपात, इसे तो विलोम अनुपात कहते हैं। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, रिलेशन ऐसे है, संबंध ऐसे है, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी, कई कई किन चीजों में समान अनुपात होता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी बढ़ेगी। 1 किलो आलू कितने के, 20 रुपए के, 2 किलो कितने के, 40 रुपए 3 किलो, 60 रुपए के मात्रा बढ़ी रेट भी बढ़ा, तो ये संबंध, इसे कहते हैं संबंध, एक बढ़ी तो दूसरी बढ़ी। कुछ चीजें उल्टी अनुपात में होती है, एक बढ़ी दूसरी घटी, एक बढ़ी दूसरी, क्लियर। तो यहाँ पे P और V में कैसा अनुपात है बच्चे, उल्टा अनुपात है। तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया घटेगा कितना होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, घटता थोड़ा सा ही, इतने में काम हो जाता है। ठीक है, इतने में ही बाहर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर कम, 500 ml वायु घुस जाती है अंदर, कितनी घुस जाती है, इतने, इतना सा काम करने में ही 500 ml वायु आपके फेफड़ों में भर जाती है। इज दैट क्लियर, यस सर समझ में आया। अब ये पढ़ेंगे आगे, 500 ml समझ जाओ बस, 500 ml कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, समझ में आ गया कैसे हुआ ये काम, मैंने बताया अभी आपको कैसे हुआ, सर वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ कैसे बढ़ा वो वॉल्यूम, थोरेकिक चैम्बर का, थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा वो, डायफ्राम से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से, एक से डोर्सोवेंट्रली बढ़ा, एक से एंटीरियर और पोस्टीरियर बढ़ा, सबको क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये तो कंट्रैक्शन था तो मसल रिलैक्स भी होंगे, थोड़ी देर बाद रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, डायफ्राम अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स हो जाएंगे तो अब क्या पड़ेगा, सर प्रेशर बढ़ेगा अंदर वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, अब प्रेशर बढ़ के हो जाएगा 762, अंदर का प्रेशर कितना, 762 मिलीमीटर Hg, बाहर का प्रेशर कितना है 760, तो क्या होगा, सर मतलब बाहर निकल अंदर से बाहर, जाएगा अंदर की एयर बाहर, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन है एक्सपीरेशन,
500 ml वायु बाहर, 500 ml वायु बाहर। क्लियर? Yes, yes. सामान्यतः ऐसा होता है। हम अपने जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, क्या है? एब्डोमिनल दूसरे मसल्स हैं, उनके द्वारा इस चीज को घटा बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः तो ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम चाहें तो मैंने खींच ली सांस, अब 500 ml से ज्यादा एयर मैंने अंदर खींच ली, तो मैंने अपने दूसरे मसल्स को लिया, उनकी हेल्प ली प्लेस बनाने के लिए, और फिर ऐसे ही बाहर एक्सेल करने। जैसे कि योगा करते हैं, योगा में करते हैं, प्राणायाम। प्राणायाम में करते हैं आप, तो अपने मस, है ना? क्लियर हो गया? समझ में आया? एक्सेल एंड इनहेल, किन किन मसल्स का काम है और किन किन से हमें काम लेते हैं। व्हेन डायफ्राम भाई बहुत जरूरी है। डायफ्राम क्या है? बहुत ही जरूरी। अब एक और घटना मैं बता रहा हूं आपको, यहां बताना जरूरी है। व्हेन हम प्रेग्नेंट लेट प्रेगनेंसी, उसकी लेट प्रेगनेंसी में जब वॉम्ब लगभग फल चुका होता है, तो उसके यूट्रस में एक बेबी होता है। अब जब बेबी है यहां, तो ये डायफ्राम को उतना मूवमेंट नहीं मिलता, उतना मूवमेंट नहीं मिलता, डायफ्राम को उतना मूवमेंट नहीं मिलता। उस कंडीशन में उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन एक टाइम में ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जैसे कुछ लेडीज में प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया सांस फूलने की प्रॉब्लम, किसकी? सांस फूलने की प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी में, कि भाई सांस नहीं फूल रहा है। दूसरा, कभी कभी अब यहीं पे देखा, स्टमक भी यही है, डायफ्राम भी यही है ना? और तो कुछ केस में वोमिटिंग के केसेस भी आ जाते हैं, वोमिटिंग भी आ जाती है, वोमिटिंग भी लगती है उनको, है ना? कोई एक्स्ट्रा जरा पेट में ज्यादा से जरूरत से ज्यादा हुआ तो वहां तो प्रेशर नहीं झेला जाएगा, तो इसलिए थोड़ा 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 खाने की सलाह दी जाती है, एक बार पेट भर के नहीं खाने की सलाह दी जाती है उन्हें, है ना? पौष्टिक दिया जाता है उन्हें, जिससे उनकी जरूरत तो पूरी हो, और लेकिन पेट में उतना वेट ना रहे, क्योंकि एक बेबी का वेट रहता है, एक बेबी को प्लेस चाहिए, बेबी को प्लेस नहीं मिलेगा क्योंकि बेबी को तो पूरा प्लेस चाहिए डेवलप होने के लिए, उसे प्लेस नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है डायफ्राम को प्लेस लेने में, इसलिए उनकी रेस्पिरेटरी रेट में चेंज आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो होता है हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को फ्लो करने के लिए चाहिए आरबीसी, आरबीसी को फ्लो स्वस्थ बने रहने के लिए चाहिए आयरन। क्या चाहिए? तो इसका देखा कि आपने, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उनके लिए डॉक्टर हमेशा आयरन की गोली, फोलिक एसिड एंड आयरन की गोली लिखते हैं, तो वो ऐसे नहीं लिखते, उनका लॉजिक है कि भाई डॉक्टर तो ऐसे ही लिख देते हैं, डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं लिखते, क्योंकि आप अपने आप खाते नहीं वो। प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपने आप में प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं होती कि भाई हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, हरी सब्जी तो उसे भी वैसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने बताया कि पेट का मामला ऐसा हो जाता है कि अलग किस्म का मामला हो जाता है, तो इसलिए डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं। समझ में आया? यहां तक आ गया आपको समझ में? 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति, 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति जो एक्सेल और इनहेल कर लेता है, कितना कर लेता है? 12 से 16 बार। 60 1 मिनट 12 से 16 बार, 12 से 16 बार हम सांस ले। जब हम भाग रहे होते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो रेट कई गुना बढ़ जाता है। बच्चों में पहले बढ़ा रहता है, बच्चों में तो ऑलरेडी बढ़ा रहता है, बीएमआर बढ़ी रहती है बच्चों में, तो है ना? तो इस प्रकार से ये हमारी ब्रीदिंग है। क्लियर हो गया? ब्रीदिंग के बाद क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। भाई कितना वॉल्यूम,
कितनी कैपेसिटी हम लेते हैं, कितना वॉल्यूम हम लेते हैं, एक बार में कितनी हवा हम अंदर खींच लेते हैं, ये वॉल्यूम है। और कई वॉल्यूम को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, क्लियर बच्चों? तो किसका अध्ययन करेंगे हम? यहां तक बात समझ में आई सब बच्चों को? पहले तो ये बताइए, है ब्रीदिंग समझ में आ गया है? कैसे होता है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? वॉल्यूम पढ़ाएं, पढ़ा देते हैं। वॉल्यूम तो पढ़ ही लेते हैं, कल कैपेसिटी देखेंगे। अगर आज टाइम तो आज ही पढ़ा देंगे। भाई ये तो पता लग गया ना, हम हवा अंदर खींचते हैं, अलग अलग वॉल्यूम खींचते हैं हम हवा का। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है? चार वॉल्यूम आपको याद रखने हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है भाई? टाइडल वॉल्यूम सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो सामान्यतः श्वास लेने में एक बार में हम जितनी हवा अपने फेफड़ों में भरते हैं या जितनी हवा हम बाहर निकालते हैं, जितनी हवा में इंस्पायर्ड करते हैं या जितनी हवा हम एक्सपायर्ड करते हैं, हवा का वो वॉल्यूम, एयर का वो वॉल्यूम क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं एक बार में कितनी सांस अपने अंदर ले रहा हूँ विदाउट एनी एफर्ट, नॉर्मल, या जितनी मैं बाहर फेंक, इसे हम टाइडल वॉल्यूम। और एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी मात्रा होती है 500 ml। कितना होता है बच्चों? 500 ml टाइडल वॉल्यूम है आपका एक बार में। यानी सामान्यतः आप 500 ml एयर अंदर लेते हैं और 500 ml एयर बाहर निकला। ठीक है, इज दैट क्लियर? सामान्य कर रहे हैं। अब इसके बाद अगले मन में तुम्हारा विचार आएगा, चलो यार ये तो सामान्यतः है, हम अंदर कितनी फोर्सफुल्ली अंदर कितने खींच सकते हैं? इसके अलावा ये तो सामान्य चल रही, फोर्सफुल्ली कितने खींच सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। इंस्पिरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या है? देखो ध्यान से सुनिएगा, वो इसके अलावा है, ये तो है 500 ml, इसके अलावा हम फोर्सफुल्ली कितनी एयर अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। अब यहां पे बाहर निकालना नहीं कहा मैंने, क्योंकि वो मैंने क्या कह दिया, इंस्पायर्ड वॉल्यूम, इसके साथ लगे इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड तो वही होता है जो हम अंदर खींच रहे हैं। यहां पे एक्सपायर्ड का कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो फोर्सफुल्ली हम जितनी हवा अपने अंदर खींच सकते हैं, खींचो सब बच्चे, खींचो जरा, पता लगेगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। खींचो सब बच्चे, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है ना? ये आपकी कैपेसिटी, फोर्सफुल्ली आप अंदर जितनी खींच। सर ये तो सब में फिर डिफरेंट भी होती होगी, क्योंकि कोई थोड़ा कम खींचते हैं, कोई थोड़ा ज्यादा खींचते हैं। हाँ, मैं तो एवरेज बताऊंगा एक स्वस्थ व्यक्ति की, बीमार की नहीं बताऊंगा मैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को इतनी खींचनी ही चाहिए, अगर वो नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब बीमार है, उसके फेफड़े कमजोर हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। ये इसके अलावा है, 500 ml तो अपनी जगह है ना, ये पॉसिबल एक्स्ट्रा कितनी हम और खींच सकते हैं। क्लियर? यस सर। इसे हम क्या कहा? इंस्पिरेटरी रिजर्व, ठीक है? यस सर। अब इसी से अब आपके मन में आएगी कितनी हम फोर्सफुल्ली बाहर निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लो, क्या आप जितनी फोर्सफुल्ली अंदर खींचते हैं उतनी फोर्सफुल्ली बाहर निकाल सकते हैं? नो,
इसका आंसर है नो, है ना। कभी इस गलत फहमी में हो, जितने हम फोर्सफुली अंदर ही ले सकते हैं करके देख लो, पहले अंदर लो, अब फोर्सफुली बाहर निकाल लो। क्या उतना ही दम लगा जितना अंदर निकालने में लगा? बीच में ही ऐसे लगा फूंक सी बीच में ही निकल गई हो, एक तो है ना। हाँ, ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी इसके अलावा ही है, क्योंकि 500 ml तो हम सामान्य बाहर निकाल ही रहे हैं, 500 ml तो हम सामान्य बाहर, इसके अलावा एडिशनल है, एडिशनल है ये। जितनी एयर हम बाहर निकाल देते हैं फोर्सफुली, इट इज कॉल्ड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है 1,000 से 1100 ml। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। रेजिडुअल बचा कुचा वॉल्यूम, आप कितनी भी हवा बाहर निकाल लो, आप अपने फेफड़ों को पूरा खाली नहीं कर सकते। पर एक हेल्दी ह्यूमन के लिए भी सांस रोकता है। एक हेल्दी व्यक्ति कितनी देर तक सांस रोक सकता है, ये प्रश्न अलग है। एक हेल्दी व्यक्ति सामान्यतः कितनी देर तक सांस रुकी रहनी चाहिए उसमें, ये अलग प्रश्न। रोक सकता है तो आपने उसकी कैपेसिटी कह दी, अब वो हेल्दी है, वो 1 मिनट रोक ले, आधा मिनट रोक ले, 10 मिनट रोक ले, है ना, वो तो उसकी कैपेसिटी। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति को कितनी देर तक रोक लेनी चाहिए, तो आपने देखा होगा जितनी देर आप अंदर खींचते हैं उससे ज्यादा देर आपको रोकनी चाहिए और उससे ज्यादा बाहर निकालनी चाहिए, ये सांस लेने का सही तरीका हो, है ना। यानी अंदर ली, फिर रोकी, और फिर उससे लंबा, अंदर सांस लेने का प्रोसेस छोटा, फिर रोकने का उससे लंबा रहना चाहिए, और फिर बाहर निकालने का उससे भी लंबा रहना। इसे हम एक बढ़िया ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, आपने देखा होगा इसे बढ़िया ब्रीदिंग क्यों कहते हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज क्या है, देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ। मैंने खींची, अब मैं जब यहां से लेके उंगली को यहां से लेके यहां घुमा रहा हूं, इट मीन्स मैं सांस को रोक के रख रहा हूं, उस टाइम पे सांस को रिलीज नहीं कर रहा। इस पूरे प्रोसीजर में जो बात मैंने बताई है वो लागू, मैंने खींची, फिर रोकी, और फिर लंबी एक्सेल छोड़, तो ये अगर हम इस तरह से प्रॉपर करते हैं तो ये प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, अब इस रोकने में ये दूसरी कैपेसिटी, यानी ये तो आपका कंट्रोलिंग है, रोकना तो, रोकना तो क्या है आपका कंट्रोलिंग। आधा मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मान लीजिए मैं आज की डेट में मैं कह रहा हूं 1 मिनट, आज की डेट में मैं कह रहा हूं 1 मिनट, हालांकि 1 मिनट से वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या आता है बच्चों? रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हम फोर्सफुली गैस को निकाल देते हैं, क्या हमारे फेफड़े खाली हो जाते हैं? एक वॉल्यूम ऐसा है जो हमेशा फेफड़ों में कभी खाली नहीं होता, चाहे आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी कर दें, और इट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये होता है 1100 से 1200। 1100 से 1200 मिलीलीटर। 4 वॉल्यूम आपको याद होने चाहिए। देखो 1.1 से 1. अब सुनो कैसे याद करना है। बैठेंगे आप, Yes, sir. हैं? Yes, sir. क्योंकि कंफ्यूज, सांस लो, नहीं, sir. टाइडल सामान्य, लंबी नहीं, सामान्य जैसी लेते हो, टाइडल वॉल्यूम, बाहर निकालो, टाइडल वॉल्यूम, चाहे जितनी सामान्य अंदर ली, चाहे जो आप सामान्य सांस ले रहे हैं वो क्या है, टाइडल। कितना है इसकी वैल्यू? 500 ml लेने में 500 ml, दोनों की वैल्यू बराबर,
ठीक है। अब आती है आपका इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। खींचो, ये जितना खींच सकते हो खींचो, सबको करना है, ये याद होगा, इसके साथ ये टर्म याद रखो। खींच ले, इसे क्या कहा, और कितना होना चाहिए ये, 2500 से 3000 है, ठीक है। अब यहां मारो, अब क्या करो, बाहर फेंको, बाहर फेंको, आवाज आनी चाहिए। अगर गला गला और नाक साफ है, कभी कुछ और बाहर आ जाए ना, गला और नाक साफ होना चाहिए। इसलिए सुबह जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद अपने ब्रश वगैरह करते हैं, तो अपने इस एरिया को भी फ्रेश करते हैं। इस एरिया को फ्रेश करने के बाद अब हम अपने गले को फ्रेश कर लिया, तो अब हम लंग्स की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, लंग्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने डायफ्राम को फ्री करने के लिए अपने रेक्टम में से मल को बाहर निकाला, स्पेस बनाया हमने, फिर उसके बाद हमें चूंकि यहाँ से सांस लेने हैं, तो हमने इस एरिया को क्लीन किया। इसमें ब्रश भी हम करते हैं, सांस हमारी अच्छी लगे, हम अपना नाक साफ करते हैं, सलाइवा जितना फंसा है गले में, जितना फंसा है सब बाहर निकालते हैं, अच्छी तरह से निकालते हैं, है ना। ये नहीं कि बस उठे और मम्मी कहते चाय लियो, नाश्ता लियो। भाई जरा टॉयलेट को देख लो, नाश्ता तो पहले दिन तो देखूंगा, ये बैड हैबिट है, these are bad habits। अगर लंबा जीना है, लॉन्ग जीना है, तो गुड हैबिट अभी से बनानी शुरू कर दो, है ना। डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, जितनी ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर भरोगे उतना बीमारियों से दूर रहोगे, सीधी सी बात, ऑक्सीजन बहुत है, जरूरी है। तो अब आप एक्सहेल करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक्सपीरेटरी, ठीक है। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब आप कर रहे हैं, भाई अब जो फेफड़े में बच गया वो कौन है, याद हो जाएंगी चारों चीजें आपको, याद होंगी। कल को जब ये याद हो जाएंगी आपको, तो फिर कैपेसिटी बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कभी नहीं भूलोगे कैपेसिटी, ठीक है। कल हम कराएंगे आपको कैपेसिटी, इज दैट ओके। थैंक यू बच्चों, आपने बहुत ध्यान से हमारे लेक्चर को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।